अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शुरू करते हैं। मेरा फेवरेट, ये तो जिन्होंने बनाया उनका भी फेवरेट नहीं होगा ये तो। है जी, तो फ्रेश ही है यार। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में टॉपिक्स काफी ज्यादा हैं कि मुझे याद भी नहीं रहते कितने हैं। IFRS 9, IFRS 7 और IAS 32 और IFRIC 19 और भी पता नहीं कोई एक आधा और है, लेकिन खैर उन IAS के नाम याद करके हमें क्या करना है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एक काफी बड़ा टॉपिक है और इतना बड़ा टॉपिक है कि पिछली अटेम्प्ट में ICAP ने इसका सेपरेट ग्रिड बना दिया। सिलेबस में एक सेपरेट ग्रिड है जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर है और इससे फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, यानी इस ग्रिड वाली बात से, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये आया था तो स्टूडेंट्स को लगा कि पता नहीं शायद इसमें से उन्हें क्या पूछ लेना है। तो क्या पूछ लेना नहीं है, कितना पूछ लेना है, ये फर्क पड़ेगा बस। यानी पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पहले से मेरी मुराद है जून 22 से पहले की बात कर रहा हूं। जून 22 से पहले तक, दिसंबर 21 तक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक पूरा सवाल आ सकता था, आ भी जाता था। बड़ा सवाल बनाएंगे तो चलो 15-16 नंबर का सवाल आ जाएगा, वरना पार्ट्स में तो पूछा ही जाता था ये। लेकिन सेपरेट ग्रिड और उसके अलग से मार्क्स एलोकेट करने का रिजल्ट ये निकला कि जून 22 के अंदर 2-3 तरह की चीजें टेस्ट हो गई, यानी 3 सवालों के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के पार्ट टेस्ट हो गए। तो टेस्टिंग ज्यादा हो जाएगी इससे, मुश्किल नहीं, ज्यादा। जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ऐसी कह रहा हूं, गिने नहीं मैंने, हुए वैसे कह रहा हूं। अगर 7 टॉपिक है, मिसाल दे रहा हूं 7, मुझे नहीं पता मैंने गिने नहीं कितने हैं, 7 तो अगर 7 टॉपिक्स हैं तो पहले ये था कि कोई एक टॉपिक टेस्ट हो जाता था, अब 4 हो जाएंगे। तो फर्क ये पड़ेगा कि इसमें जो कुछ भी है बस ज्यादा टेस्टिंग होगी, डिफिकल्टी लेवल वही है जो है, क्योंकि उससे ज्यादा क्या डिफिकल्ट होगा। तो इसमें क्वांटिटी ज्यादा टेस्ट होगी। कल परसों स्टूडेंट से बात हो रही थी, उसको अपना पुराना वक्त बता रहा था कि पहले दिन टीचर ने क्लास में कह दिया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बहुत मुश्किल है और ये जिन्होंने बनाया है वो अभी तक खुद कंफ्यूज हैं। तो उनके कहने की वजह से हम इतना डिमोटिवेट हो गए कि हमने इसको समझना ही छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद मैं ये नहीं कह सकता कि आसान है, वो मुश्किल है तो है, लेकिन आपको सिर्फ ये कह सकता हूं कि डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट हो सकती है वो मैं करूंगा, चीज आसान करके समझाने की। जितना आप कर सके हिम्मत करते जाएं, करें, छोड़ना नहीं है इसको। मुश्किल है, क्योंकि मैं अगर नहीं कहूंगा ना मुश्किल है तो लग तो पता जाएगा आपको। तो मेरे कहने से क्या फर्क पड़ता है कि मुश्किल है कि आसान है, वो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मुश्किल तो है, लेकिन करना है कि नहीं करना है, करना है। तो इसलिए जो मैं कर सकता हूं, मैंने इसमें नोट्स, क्योंकि ये स्टैंडर्ड जो लिखे हुए हैं ना, ये बहुत अजीब तरह से लिखे हुए हैं। जैसे एक टॉपिक शुरू हुआ, उसमें थोड़ी सी बात लिखी और कहा बाकी बात फलानी जगह पर चले जाएं, फिर फलानी जगह पर चले गए, फिर वह फलानी जगह गए, थोड़ी बात लिखी गई, बाकी बात के लिए फलानी जगह चले जाएं, फिर फलानी जगह चले गए, फिर वहां जाकर देखा थोड़ी सी बात लिखी, बाकी बात के लिए फलानी जगह चले जाएं। तो बहुत स्कैटर्ड लिखा हुआ है। इसके जो नोट्स बनाए मैंने, मुझे लगता है मैं कोई 5-6 दफा कम से कम इसको पढ़ा। जब मैं एक चीज के नोट बनाने लगता था, ये जो चैप्टर लिखा हुआ है, तो बार बार वो 4-5 जगह 5-6 दफा पढ़ी है गौर से। बल्कि इसमें तो एक दफा तबीयत भी खराब हो गई थी लिटरली। मैं इसको जब पढ़ रहा था, तैयार नोट्स बनाने के लिए तैयार कर रहा था, तो इतना स्ट्रेस था कि मेरे बीपी लो हो गया था। तो बड़ी जान मार के नोट्स कोशिश की हुई कि आपके लिए आसान बना के लिखूं। इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कर सकता। लेकिन आप अगर इसको सिर्फ इसलिए कि सर ने कहा था मुश्किल है तो छोड़ दें, ये नहीं करना यार। बड़ी कोशिश करके आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, छोड़ना नहीं है इसको। और मैं ये बार बार बात इसलिए कह रहा हूं कि मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपको कह दूंगा आसान है तो मेरे ख्याल में इसका नुकसान होगा, क्योंकि मुश्किल तो आपको लग ही जाएगा। अब आपको ये लगेगा कि यार ये तो आसान टॉपिक ही मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुश्किल कैसे आएंगे। तो इसलिए बिला वजह धोखे में आएंगे आप लोग। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि मुश्किल तरीन टॉपिक्स में से है, वो देख लें आप जैसे भी है। तो मुश्किल टॉपिक्स में से है, ये भी है। IAS 12 मुश्किल है, कंसोलिडेशन तो मुश्किल है ही। तो इसलिए ये सब मुझे मुश्किल बार बार इसलिए कहना चाहिए, मुझे लगता है कि आप फिर ज्यादा मोहतात होकर ज्यादा मेहनत करें। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ना मैंने कुछ सब टॉपिक्स में बांटा हुआ है और उसकी कोई खास वजह नहीं है, ऐसी बस मैं समझ रहा था कि ये पढ़ाना चाहिए, फिर इसके सवाल अलग बना देता हूं, फिर ये पढ़ाना चाहिए, फिर इसके सवाल अलग बना देता हूं। तो मैंने इस टॉपिक को कुछ 5 हिस्सों में तोड़ा हुआ है। उन 5 हिस्सों में तोड़ने की कोई बहुत खास वजह नहीं है,
बस मुझे पढ़ाते हुए लगा था कि मुझे इस सेक्शन को पढ़ाने के बाद पहले इसकी प्रैक्टिस करा लेनी चाहिए, फिर दूसरे सेक्शन पे जाना चाहिए। तो इस लिहाज से मैंने इसको 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। वो आप ऊपर हेडिंग भी देखेंगे ना, तो मैंने सेट 1 करके, सेट 2, सेट 3 इस तरह करके चलाए हुए हैं। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स में देख लें बेशक। तो मैंने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को सेट्स कह के बांटा हुआ है। तो मैं इसको 5 सेट्स में पढ़ाने लगा हूं, और बस ऐसी 5 सेट्स हैं। इसका इससे भी कोई ताल्लुक नहीं है कि शायद ये 5 अलग अलग आई ऐसे नहीं, बस मैंने कुछ टॉपिक्स वाइज इसको बांट के और उसको मैंने सेट्स में बांटा हुआ है। तो मैं आपको जब कोई चीज चैप्टर की बात कर रहा हूं तो उसमें फिर सेट का भी ख्याल रखिएगा कि हम सेट 2 पढ़ रहे हैं, सेट 3 पढ़ रहे हैं, तो इसमें इसका भी एहतियात रखिएगा पेज नंबर तक पहुंचते हुए। 5 पेपर्स मैंने इकट्ठे रखे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 5 पेपर्स इकट्ठे हैं, वो मैंने सेट्स में नहीं बांटे। लेकिन जो पढ़ाने वाली अंग्रेजी है, जिसको मैंने चैप्टर टेक्स्ट कहा होता है, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस बनाए होते हैं, वो मैंने सेट्स में बांटे हुए हैं। तो हम पहले सेट 1 पढ़ रहे होंगे तो सेट 1 का टेक्स्ट और सेट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होंगे, फिर सेट 2, फिर सेट 3, फिर तो उस तरह 5 सेट्स में बांटा हुआ मैंने इसको, और 5 पेपर्स इकट्ठे रखे हुए। सेट 1 पे आ जाए, सेट 1 पे आ जाइए। चैप्टर शुरू कर दिया मैंने, ये 8 अपनी बुक में 8 है ना, हाँ, तो सेट 1 पे आ जाए, पहले पेज पे आ जाए। शुरू में बस कुछ टपाने वाली चीजें हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ऐसी पूछी जाने वाली चीज नहीं है, इसलिए इसको टपा के आगे निकलता हूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में जो दोनों पार्टीज इन्वॉल्व हैं, सेट 4 के पहले पेज पे आए। सेट 4 में पहले पेज पे सेट 4 का पहला पेज। जी पहुंचे? सेट 4 का पहला पेज है, और पेज नंबर से क्या आप वैसे सेट से पहुंच जाएंगे। सेट 4 का पहला पेज है 8.1.23। पहुंच गए सारे? ये पहले 3 टर्म्स देख लें, इनको मैं ज्यादा डिटेल से अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ये हम लोग IAS 32 में करेंगे, और तब भी मैंने ऐसे यही कहना है कि तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हुआ है। तो इसको बस सरसरी सा बता रहा हूं अभी फिलहाल। 3 चीजें बता रहा हूं, एक है फाइनेंशियल एसेट्स, एक है फाइनेंशियल लायबिलिटी, और एक है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। ये 3 चीजें समझें। फाइनेंशियल एसेट या तो कैश हो, या किसी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, या किसी से पैसे लेने का हक हो। ये 3 चीजें याद रख लें। कैश, कैश बैंक, ये हमारा, यानी हमारे पास जो कैश बैंक है वो हमारा फाइनेंशियल एसेट है, या किसी कंपनी के इक्विटी इंस्ट्रूमेंट पे इन्वेस्ट किया हुआ है, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है, या किसी से पैसे लेने का हक है। पैसे लेने का हक क्यों है? डेटर है, लोन रिसीवेबल है, लीज रिसीवेबल है। तो फाइनेंशियल एसेट में 3 चीजें बुनियादी तौर पे याद रख लें। कैश बैंक, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हो, या किसी से पैसे लेने का हक हो, जैसे डेटर, कोई लोन रिसीवेबल, ये फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है किसी को पैसे देने की जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी भी कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी। कॉन्ट्रैक्चुअल, जैसे किसी से लोन लिया है, वापस क्यों करना है? क्योंकि लोन लेना एक कॉन्ट्रैक्ट था, उसके तहत वापस करना है। इंप्लॉई को सैलरी क्यों देनी है? महीना पूरा हो गया, उसने तनख्वाह अर्न कर ली, तनख्वाह दी नहीं है अभी, तनख्वाह देनी जिम्मेदारी क्यों है? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया, बस सर्विस लिया, पैसे पे करने हैं। क्रेडिटर को पैसे देने हैं, क्यों जिम्मेदारी है? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसने हमें चीजें बेची, हमने खरीदी हैं, अब उसको पैसे देने हैं। तो फाइनेंशियल एसेट होता है कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, या रिसीवेबल, ये फाइनेंशियल एसेट है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या है? कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी टू पे कैश, कॉन्ट्रैक्चुअल जिम्मेदारी। टैक्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, टैक्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इनकम टैक्स पेएबल टू FBR फाइनेंशियल लायबिलिटी है। नहीं है, पैसे तो देने, कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी किया उनके साथ अपने को, तो वो नहीं है फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो क्या मिसालें रह गई फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी की? क्रेडिटर्स, पेएबल्स वगैरह, लोन लिया हुआ,
ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है। और इक्विटी क्या होता है वो तो अभी हम पढ़ के हटे हैं। इक्विटी आप ऑर्डिनरी शेयर समझ लें। तो ये तीन चीजें इस पेज से डेफिनेशन है पूरी, लेकिन उस डेफिनेशन पे नहीं जाता। फाइनेंशियल एसेट तीन चीजें याद रख लें, कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट इन किसी के शेयर्स और रिसीवेबल, ये फाइनेंशियल एसेट है। और फाइनेंशियल लायबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन टू पे, और इक्विटी ओनरशिप। बस ये तीन चीजें याद हैं। आप सेट 1 के पहले पेज पे आ जाए वापस। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ना एक कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं। ये भी सेट 4 में लिखी हुई थी बात, लेकिन अभी जबानी बता रहा हूं बस। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट क्रिएट हो रहा है और उसके मुकाबले पे दूसरी पार्टी का फाइनेंशियल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल। इसमें क्या हो रहा है, अब सेल ऑफ गुड्स एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसके तहत एक पार्टी का डेटर बन जाएगा फाइनेंशियल एसेट, दूसरी पार्टी का क्रेडिटर बन जाएगा फाइनेंशियल लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल लोन, हाँ जी, एक ने दूसरे को लोन दिया है तो एक का रिसीवेबल बन गया फाइनेंशियल एसेट, दूसरे का पेएबल बन गया फाइनेंशियल लायबिलिटी। या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक पार्टी का एसेट है और दूसरे का इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अब इसमें क्या हो रहा है, जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टर के लिए वो फाइनेंशियल एसेट है और इन्वेस्टी के लिए इक्विटी है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, जिसमें एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी, या फिर एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट और दूसरे की इक्विटी क्रिएट हो रही है। इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। डेटर क्रेडिटर, इन दोनों को रिकॉर्ड कब करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, चीजें बेचनी है, डेटर कब रिकॉर्ड होगा, क्रेडिटर कब रिकॉर्ड होगा? कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स पे डिपेंड करता है कि क्या टर्म्स थी। इसी तरह जब शेयर्स खरीदने का भी वादा ही किया सिर्फ, तो वो एसेट बना लेगा इन्वेस्टमेंट डेबिट, शेयर्स खरीदने पे बनाएगा। तो इसके लिए एक अंग्रेजी लिखी हुई है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए बस मैं गुजारने के लिए बता रहा हूं। वो अंग्रेजी ये है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉग्नाइज, मतलब रिकॉर्ड कब करना है, डेटर रिकॉर्ड कब करना है, क्रेडिटर रिकॉर्ड कब करना है। नींद आ रही है, डेटर को रिकॉर्ड कब करना है, क्रेडिटर को रिकॉर्ड कब करना है, इसको कहते हैं रिकग्निशन। तो सेट 1 के पहले पेज पे ये जो रिकग्निशन का पैराग्राफ लिखा है ये भी पढ़ लें, और जो इसके नीचे तीनों एग्जांपल्स हैं ये भी पढ़ लें। सेट 1 का पहला ही पेज, रिकग्निशन का पहला पैराग्राफ पढ़ लें और तीनों एग्जांपल्स पढ़ लें। समझ आ गया तो भी ठीक है, नहीं समझ आया तो भी ठीक है। हाँ जी, कुछ नहीं समझ आया है? पहले पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि कंपनी बी ने कंपनी ए से हो सकता है कोई लोन लिया हो, तो कंपनी ए ने कहा भी तुम्हारी जमानत क्या है, कहिए ले मैं गिरवी रखवा देता हूँ पैसे, ये कुछ पैसे रख लें आप।
तो अब वो पैसे ए ने रख लिए और वो ए के पास ही है पैसे, अब ए उनको इस्तेमाल करे बेशक, और कल को लोन वापस कर देगा बी तो पैसे वापस हो जाएंगे, सिक्योरिटी रखी है। तो जिसने पैसे ले लिए ए ने सिक्योरिटी के तौर पे क्या एंट्री कर लेगा? कैश डेबिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल क्रेडिट। बी ने पैसे दिए हैं, क्या एंट्री कर लेगा? कैश क्रेडिट, और एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो उसने कल को वापस लेना है, वो डेबिट। तो एक उसमें से सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेएबल बना रहा है, एक रिसीवेबल बना रहा है। ये लिखा हुआ पहली मिसाल में। दूसरी मिसाल में लिखा हुआ है कि अभी चीजें खरीदने का वादा किया है, पक्का वादा, फर्म कमिटमेंट। ये आगे फर्म कमिटमेंट ने आना है, आगे हेजिंग में आना है फर्म कमिटमेंट। चीजें खरीदने बेचने का पक्का वादा हो गया, तो डेटर डेबिट, क्योंकि पक्का वादा हो गया है, अल्लाह का पक्का वादा, हाँ जी पक्का वादा हो गया। तो इस पक्के वादे के ऊपर नहीं डेबिट क्रेडिट हो जाना। जब कोई एक जिम्मेदारी पूरी करेगा तो डेबिट क्रेडिट होना है। यही बात पहले बुलेट पॉइंट में लिखी है और यही बात थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखी हुई है कि अगर हमारी कंफर्म प्लान्ड ट्रांजैक्शन है कि खरीदेंगे प्लांट, तो उस खरीदेंगे पे नहीं हमने पेएबल क्रेडिट कर लेना। तो ये रिकग्निशन वाली बात समझ आ गई तो भी ठीक है, नहीं समझ आई तो भी ठीक है, बेकार सी बात थी। असल बात अब है जो अभी ब्रेक के बाद बताता हूं, क्लासिफिकेशन। ये समझने वाली बात भी है और एग्जामिनेबल बात भी है। क्लासिफिकेशन, ये रिकग्निशन बस एवीएम सी बात थी, अब असल बात अब शुरू हो रही है। क्लासिफिकेशन, फाइनेंशियल एसेट्स की एग्जांपल्स, कैश, किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, और किसी से रिसीवेबल। अच्छा, रिसीवेबल की मिसालें, डेटर, लोन रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल। अब से ऑनवर्ड जो हम पढ़ने लगे ना, इसमें मेनली आपने जो फाइनेंशियल एसेट्स की मिसालें ध्यान में रखनी है इस टॉपिक के लिए, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, इन दोनों को ज्यादा हम डिस्कस कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स कह लें या वैसे किसी को लोन देना कह लें, ये ज्यादातर ये दो मिसालें डिस्कस हो रही होंगी, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स और इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, ज्यादातर हम इनकी बात कर रहे होंगे। फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग क्या करनी है, यानी अगर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स है तो उसकी क्या अकाउंटिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है तो उसकी क्या अकाउंटिंग करनी है, क्या उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट करना है, नहीं करना है, डिपेंड करता है कि किस नस्ल से ताल्लुक है इनका। फाइनेंशियल एसेट्स की कुछ नस्लें हैं, क्लासेस हैं, उन क्लासेस की अलग अलग अकाउंटिंग है। उन क्लासेस की अकाउंटिंग पढ़ने से पहले यह पढ़ना पड़ेगा कि कौन से एसेट्स किस क्लास में बांटने हैं। जैसे अगर सीफैब के स्टूडेंट्स एडमिशन के लिए आए हैं, अब उनको क्या पढ़ाना है, पूरे सीफैब की बात कर रहा हूं, उससे पहले क्या जानना है कि वो किस क्लास में होंगे, यानी वो सीफैब 1 में होंगे, 2 में होंगे, 3 में होंगे, वो तो बात की बात है। क्यों जरूरी है ये बांटना कि ये सीफैब 1 में है कि 2 में है कि 3 में? बस सीफैब है तो बस ठीक है, पर जो पेपर देना है फिर उसका कोर्स पढ़ाना है। तो बिजनेस के फाइनेंशियल एसेट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, ये है मेजरमेंट, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। लेकिन मुख्तलिफ क्लासेस के लिए मेजरमेंट के रूल्स डिफरेंट हैं। तो पहले ये पढ़ाने लगा हूं कि फाइनेंशियल एसेट्स किस किस क्लास से ताल्लुक रखते हैं। पहले हम क्लासिफिकेशन पढ़ने लगे। लायबिलिटीज की भी क्लासेस होती हैं, लेकिन पहले मैंने फाइनेंशियल एसेट्स स्टार्ट किया। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ये सारी अंग्रेजी, सारे दरख्त वरख्त सारे मैंने बुक में बनाए हुए हैं। ये मैं सिर्फ सामने नाम ला रहा हूं ताकि बहुत ज्यादा कुछ जबानी ना हो जाए। फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ाने लगा हूं। इसकी क्लासिफिकेशन कैसे करनी है ये भी एग्जामिनेबल चीज है, और उसके बाद तो आगे मेजरमेंट तो है ही है एग्जामिनेबल। तो पहले हम ये बांट लें कि क्लासिफिकेशन कैसे। फाइनेंशियल एसेट्स की क्लास कौन सी है, इससे भी ऊपर एक और दर्जा है, फिर उन दो दर्जों की क्लासेस नहीं चलेंगे। फाइनेंशियल एसेट मैंने भी लिखा था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके नतीजे में एक पार्टी का फाइनेंशियल एसेट बन रहा है और दूसरी पार्टी की फाइनेंशियल लायबिलिटी, या फिर एक का एसेट और दूसरे की। फाइनेंशियल एसेट वो जो हमारा तो एसेट हो लेकिन दूसरे की लायबिलिटी हो, उसकी क्लासेस और हैं। और वो एसेट जो हमारा तो एसेट है, दूसरे की इक्विटी है, उसकी क्लासेस और हैं। तो उन क्लासेस में कौन कौन सी क्लास हैं, उससे पहले वो एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इनकी क्लासेस यहां लिखूंगा अलग से, और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी हैं,
ये आपने नोट करना हो तो मर्जी है, बेशक ना करें। मैंने चूंकि नाम लेने हैं ना, तो ज्यादा सारे नाम है तो वो जबानी आपको भी मुश्किल होगी, तो मैं सिर्फ वो नाम सामने लाने के लिए लिख रहा हूं। हाँ, अगर मर्जी है किसी नोट करना है तो मना नहीं कर रहा, लेकिन रिक्वायर नहीं कर रहा। वो एसेट्स जो हमारे एसेट्स हैं लेकिन दूसरी पार्टी की लायबिलिटी है, उनकी क्लासेस और हैं, और वो एसेट्स जो दूसरे की इक्विटी है उनकी क्लासेस और हैं। इन एसेट्स की मिसाल, जो हमारा तो एसेट हो और दूसरे की इक्विटी हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और शेयर से मेरी मुराद ऑर्डिनरी शेयर्स, और इसकी मिसाल इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। कहां पर? इसमें क्योंकि डेटर्स की कोई खास गाइडेंस नहीं है SIS में, यानी डेटर्स के ऊपर कोई बहुत ज्यादा बात नहीं है, ज्यादा बात इसके ऊपर है, तो मिसाल भी मैं इसकी दे रहा हूं। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, इसी तरह से किसी को लोन दिया हुआ है, लोन रिसीवेबल, ये दो मिसालें हम लेके चलेंगे ज्यादातर। अच्छा, डेटर है, फाइनेंशियल एसेट है, और किस कैटेगरी में है? इसमें क्यों? क्योंकि दूसरे की वो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लेकिन उस पर ज्यादा गाइडेंस है नहीं अप्लाई होने वाली, इसलिए डेटर ज्यादा मिसालों में यूज भी नहीं कर रहा हूं मैं। मेनली हम लोग मिसालें ले रहे होंगे इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर या किसी को लोन दिया हुआ है। वो एसेट्स जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनकी दो क्लासेस हैं, एक है फेयर वैल्यू थ्रू P&L और एक है फेयर वैल्यू थ्रू। इन नामों का जो भी मतलब है, अभी इस वक्त सिर्फ ये सिखा रहा हूं कि क्लासेस का फैसला कैसे होगा कि कौन सा एसेट किस क्लास में, अभी बस है नाम, क्लास 1 क्लास 2, बस मतलब क्या फेयर वैल्यू थ्रू OCI ये बाद में। और अगर इस कैटेगरी के एसेट्स हैं तो उनकी क्लासेस हैं 3, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI और फेयर वैल्यू थ्रू P&L। तो फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासेस, अगर ये वाले फाइनेंशियल एसेट्स जो दूसरे की फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं तो 3 क्लासेस, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और अगर वो एसेट हैं जो दूसरे की इक्विटी है तो उसकी 2 क्लासेस हैं, फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। पहले आसान बताता हूं। बिजनेस किसी भी कंपनी के शेयर्स क्यों खरीदता होगा? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग टर्म कैसे, क्यों? डिविडेंड लेने के लिए, ज्यादा अरसा रखेगा, कैपिटल गेन ज्यादा होगा। और शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म में डिविडेंड तो खैर क्या लेना है, बस वो जो शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में चेंजेस होंगी, आज खरीदेगा कल शाम बेच देगा, 2 महीने बाद बेच देगा, ये शॉर्ट टर्म है। ये जो शॉर्ट टर्म है इसको हेल्ड फॉर ट्रेडिंग भी कहते हैं। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, नाम से मतलब ये लग रहा है, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। क्यों हेल्ड फॉर ट्रेडिंग? ट्रेडिंग के लिए ही है हमारे पास है, बस अभी बेच देना है। तो बिजनेस शेयर्स में इन्वेस्ट करता है या तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग या बस लॉन्ग टर्म। अगर बिजनेस ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है लॉन्ग टर्म, यानी हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं, और पैदाइश पे कसम खा ली है, अपनी पैदाइश पे नहीं, इन एसेट्स की पैदाइश पे कसम खा ली है और कभी ना मुकरने की कसम है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं इररिवोकेबल इलेक्शन। अगर कंपनी ने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है और 2 बातें, वो इन्वेस्टमेंट हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, उर्दू वाला, और इन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की पैदाइश पे ही कसम खा ली है, कभी ना वापस मुड़ने वाली कसम, कि हम इनको इस क्लास में रखेंगे इज्जत के साथ, इस क्लास में ही बसाने की कसम खाई है, तो फिर इस क्लास में 2 बातें की मैंने। क्या? हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है और पैदाइश पे ही कसम खा ली है कि इस इन्वेस्टमेंट को हमने इस क्लास में ही रखना है, और इररिवोकेबल कसम है, यानी आप चेंज नहीं कर सकते, तो फिर इस क्लास में वो इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, अदरवाइज पहली क्लास में फॉल करेगी, यानी बाय डिफॉल्ट पहली क्लास में। यहां पर फॉल कराने के लिए हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो और पैदाइश पे कसम खाली हो कि इनको फेयर वैल्यू थ्रू OCI में ही रखना है। सेट 1 पे हूं मैं, पेज 2 के एंड वाली बात बता दी आपको। सेट 1 में, चैप्टर में आए सेट 1, पेज 2,
सेट 1 में पेज 2 और तकरीबन आखिर में फाइनेंशियल एसेट्स विच आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, और ये सारी डिस्कशन चल रही है क्लासिफिकेशन। बाद में फिर इसमें करना क्या है वो मेजरमेंट है। पहले क्लासिफिकेशन हो रही है कि किस क्लास में फॉल करेगा एसेट, फिर उसके बाद फैसला होगा कि करना क्या है। तो क्लासिफिकेशन में पेज 2 तकरीबन एंड पे फाइनेंशियल एसेट्स विच आर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ऑफ अदर एंटिटी, ये जितनी भी 3-4 लाइनें हैं ये पढ़ लें, ये बता दिया मैंने आपको। जाग रहे हैं इलेक्शन, सिलेक्शन नहीं, इलेक्शन। वो क्या इलेक्शन क्या होते हैं? हाँ जी, ये इनिशियल रिकग्निशन पे ही वादा है, बाद में नहीं हो सकता। ये नहीं बाद में ना इधर से इधर आ सकता है ना इधर से इधर जा सकता है। ये क्लास का फैसला इनिशियल रिकग्निशन पे ही होना है। इररिवोकेबल मतलब अब वापस नहीं हो सकता। और ये अंग्रेजी का फर्क है कि इलेक्शन और सिलेक्शन में क्या फर्क है, क्या फर्क होता है वैसे? इलेक्टेड और सिलेक्टेड में फर्क होता है। इलेक्शन होता है चूज करना और सिलेक्शन वो भी चूज करना है। सिलेक्शन प्री प्लान्ड होता है? नहीं तो आप इंटरव्यू के लिए जाएं, 10 लोग इंटरव्यू के लिए आए हैं तो प्री प्लान्ड है किसको रखना है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा खैर, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत कम है, क्या इंग्लिश में पढ़ जाए बस है। इलेक्शन होता है बस कुछ। तो कंपनी ने डिसाइड कर लिया पैदाइश पे ही कि इस क्लास में रखना है, और उर्दू वाला नहीं, इररिवोकेबल डिसाइड कर लिया, और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि अगर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो ये नहीं हो सकता। तो फिर वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर जो है वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L होगी। ये हो गई इस शाख की क्लासेस। अब आते हैं इधर, डिवेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, लोन नोट्स, ये क्या होता है? लायबिलिटी होती है। हाँ जी, प्रेफरेंस शेयर्स भी इधर ही हैं फिलहाल इधर है, वरना प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने I-32 में लंबी डिस्कशन करनी है। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, वो करना है अभी। हाँ जी, डिवेंचर, लोन नोट्स, ये क्या बोला है? हाँ अच्छा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्योंकि सवालों में बार बार नाम इस्तेमाल होना, तो आपको पता तो हो। जब कंपनी ने बोरो करना होता है ना, तो या तो वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर ले, यानी बैंक से बोरो कर ले, तो वो तो उस कंपनी और बैंक के आपस की ट्रांजैक्शन हो गई, बैंक लोन दे देगा। अब वो बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक का रनिंग फाइनेंस है, वो बैंक की मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये है कंपनी और बैंक के आपस की ट्रांजैक्शन, ये तो सिंपल बैंक बोरोइंग है। उसके अलावा कंपनी, अच्छा कंपनी तो दोस्त से पैसे नहीं बोरो देंगे, यार पैसे बाद में वापस करूंगा, अटेम्प्ट में एडमिशन भेजना है, पैसे चाहिए। दोस्तों रिश्तेदारों से तो कंपनी बोरो नहीं करती, कंपनी तो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो कंपनी ने या तो बोरो करना है बैंक से या पब्लिक से। अच्छा, अब जब पब्लिक से बोरोइंग करेगी तो ये भी नहीं कर सकते कि मस्जिद में ऐलान करा दें कि जितने जितने पैसे देने आ जाए। कुछ स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, ताकि चीजें जितनी ज्यादा स्टैंडर्डाइज्ड होंगी उतना फिर हिसाब आसान है उन कंपनी वालों के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। तो जिस तरह से कंपनी शेयर्स इशू करती है ना, शेयर्स की क्या क्या खास बातें कुछ बताऊं तो, ऑर्डिनरी शेयर्स की क्या क्या खास बातें? डिविडेंड ये बताई भी वो है जो कंफर्म भी नहीं कि होता है कि नहीं होता है। ओनरशिप होती है और उसकी एक फेस वैल्यू होती है, और वो फेस वैल्यू मिसाल के तौर पे 10 रुपए, तो ये क्यों रखी होती है? ताकि कंपनी बंद होगी तो ना मिलेगा। अच्छा, और अच्छा, और फेस वैल्यू की एग्जैक्ट रीजन तो मुझे लीगली तो नहीं पता, लेकिन जो अकल में समझ आती है कि एक बेस वैल्यू डिसाइड की जाती है ताकि कल को जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो इसकी बेस पे हो। जैसे अगर 5% डिविडेंड देना है तो किसका 5%? फेस वैल्यू का। अगर शेयर इशू करने हैं 20% प्रीमियम पे तो किसका 20%? फेस वैल्यू का। तो एक बेस वैल्यू बनाई होती है, फिर नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वैल्यू बनाई होती है, तो फेस वैल्यू होती है, सारे शेयर्स की एक जैसी वैल्यू होती है, और जिसने जितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं उसको फिर उतने शेयर्स मिल जाते हैं। इसी तरह से कंपनी ने जब पब्लिक बोरोइंग करनी होती है तो कंपनी को जो टोटल अमाउंट चाहिए उसको वो स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक सर्टिफिकेट, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के सर्टिफिकेट में बांट लेते हैं। जैसे अभी तो नहीं, अभी तो डिफरेंट चल रहा है,
किसी दौर में ना, जब शौकत खाना बिल्कुल पहली दफ़ा स्टार्ट हुआ था 19 समथिंग में, तो उस दौर में शायद इन्होंने फंड रेजिंग इस तरह से भी की थी कि एक सर्टिफिकेट्स अनाउंस किए थे, रख लें 50 रुपये का शायद एक था, कि 50 रुपये का सर्टिफिकेट है, तो जो अगर 50,000 रुपये डोनेट करना चाहेगा तो वो 50,000 रुपये दे और बदले में उसको 1000 सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। यानी सर्टिफिकेट्स की तादाद ये कैलकुलेट करने के लिए थी कि कौन कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कौन कितने पैसे डोनेट कर रहा है, हिसाब किताब में आसानी के लिए। तो कंपनी को जितनी पब्लिक बोरोइंग चाहिए होती है, लेट 700 मिलियन रुपए, तो वो उसके लिए एक बेस डॉक्यूमेंट बनाएंगे 100 रुपए का एक सर्टिफिकेट। अब लोगों को ऐलान कर देंगे कि 100 रुपए का एक डिवेंचर है जी, और उसकी शराइत सारी इसके ऊपर लिखी होंगी कि इतने % इंटरेस्ट मिला करेगा। वो जो इंटरेस्ट वगैरह है इसको कूपन कहते हैं, वो यहां बताऊंगा आके, जब इसकी मेजरमेंट की कैलकुलेशन में जाएंगे ना कल अगली क्लास में, तो फिर इस पर करूंगा बात। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो वो एक सर्टिफिकेट अनाउंस कर दिया, उस सर्टिफिकेट की एक फेस वैल्यू, उसकी टर्म्स कंडीशन, सारा कुछ उसमें लिखा होता है। अब जिसने जितना पैसा कंपनी को लोन देना है, जैसे अगर 100 रुपए का एक डिवेंचर है, तो जो कंपनी को 1 लाख रुपए देना चाहता है लोन, तो वो कंपनी को 1 लाख रुपए देगा और कंपनी बदले में उसको 100 रुपए वाले 1000 डिवेंचर इशू कर देगी। और फिर उस पर सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि हर साल इतने % मिला करेगा, हर 6 महीने बाद इतने % मिला करेगा, इतने साल बाद पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये डिवेंचर्स, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, लोन नोट्स, बॉन्ड्स, ये सब ये चीजें होती हैं। तो कई सवालों में टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट होगा, कहीं डिवेंचर होंगे, तो ये पब्लिक बोरिंग है। इतनी लंबी कहानी का एंड कंक्लूजन ये है कि पब्लिक बोरिंग की मुख्तलिफ शक्लें हैं, डिवेंचर्स, TFCs वगैरह। बिजनेस क्यों इन्वेस्ट करे डिवेंचर्स में? इन्वेस्टर, कोई कंपनी, अच्छा हम अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, अभी मैंने IFRS 9 पढ़ाना शुरू किया हुआ, IFRS 9। बिजनेस किसी जगह इन्वेस्ट कर रहा है, तभी तो उस पर IS लग रहा है ना। तो बिजनेस किसी जगह क्यों इन्वेस्ट करे, किसी डिवेंचर्स में क्यों इन्वेस्ट करे? इंटरेस्ट मिलेगा, और कोई वजह? जब कल को कंपनी बंद होगी तो पैसे पहले इनको वापस मिलेंगे, ठीक है। और 2 मेन चीजें बस मैं जानना चाह रहा हूं। इंटरेस्ट है, ठीक है? कैपिटल गेन क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। देखें, जिस तरह कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स मार्केट में ट्रेड होते हैं ना, तो उस कंपनी के डिवेंचर्स भी मार्केट में ट्रेड हो सकते हैं। तो कोई भी किसी कंपनी के डिवेंचर्स में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? 2 मेन रीजंस। एक तो इंटरेस्ट कमाएगा, अच्छा इसके साथ मैं एक और चीज जोड़ लेता हूं, इंटरेस्ट कमाएगा और टाइम पीरियड पूरा होने के बाद प्रिंसिपल वापस ले लेगा। और दूसरा मकसद, बेचेगा तो प्रॉफिट होगा, क्योंकि डिवेंचर भी मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे। तो जिस तरह शेयर्स महंगे सस्ते हो रहे हैं तो बेचने वाले को फायदा हो रहा है तो बेच देता है, तो यहां पर भी बेचा जा सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर डिवेंचर्स में इसलिए इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसकी नीयत ही यही है, उसका बिजनेस मॉडल ही यही है कि वो इस तरह की और भी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट किए रखता है, या तो अल्टीमेट मैच्योरिटी तक या कुछ डिफाइंड पीरियड तक। जैसे एक बिजनेस को 15 साल बाद हेड ऑफिस बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो उन्होंने क्या किया कि 15 साल के लिए पैसे कहीं जमा करने थे, तो किसी कंपनी के डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दिया। कब तक उनको पैसा वहां इन्वेस्टेड रखना है? क्यों 15 साल तक? उसके बाद बिल्डिंग बनानी होगी तो पैसा वो निकाल लेंगे डिवेंचर्स बेच के। तो वो बिजनेस जो डिवेंचर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी नीयत ये है, उसकी पॉलिसी ये है, जिसके लिए मैं बिजनेस मॉडल का वर्ड यूज कर रहा हूं, कि वो इन इन्वेस्टमेंट को रिटेन करेगा और रिटेन करके पैसा कलेक्ट करेगा। कौन सा पैसा? जो इंटरेस्ट मिलना है, और अगर मैच्योरिटी तक रखेगा तो प्रिंसिपल मिलना है। तो इस बिजनेस की इस इन्वेस्टमेंट को फिर से बताता हूं, अगर बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स इसलिए की है कि उसकी नीयत है कि इसको होल्ड करेगा, कब तक? मैच्योरिटी भी हो सकता है और किसी एक टारगेट डेट तक हो सकता है। और उर्दू वाला होल्ड करके क्या करेगा? कलेक्ट किया करेगा। क्या कलेक्ट करेगा? जो कल को कैश मिलेगा, जो कि 2 ही चीजें होंगी, इंटरेस्ट होगा और प्रिंसिपल। अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हुई, दोनों कंडीशंस कौन सी? एक कंडीशन कि बिजनेस की इस इन्वेस्टमेंट करने की जागे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस की नीयत, इरादा, पॉलिसी, बिजनेस मॉडल कि क्या करेगा? इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करेगा, या तो अल्टीमेट मैच्योरिटी तक या फिर भी एक टारगेट डिफाइंड टाइम पीरियड तक। और उर्दू वाला, और जो उस इन्वेस्टमेंट से कैश फ्लो आना है वो कलेक्ट किया करेगा। और वो कैश फ्लो कौन सा होगा? इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। इन दोनों कंडीशंस के पूरा हो जाने के बाद वो इन्वेस्टमेंट इस क्लास में फॉल कर जाएगी, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट। ये लिखी में मैंने दोनों कंडीशंस पढ़ाता हूं अभी।
दोनों कंडीशन रिपीट कर रहा हूं। अगर बिजनेस की पॉलिसी है कि ये इन्वेस्टमेंट उसने की है नंबर 1 होल्ड करने के लिए, या तो मैच्योरिटी या फिर एक टाइम पीरियड के लिए क्योंकि जरूरत थी उसको तब है, और दूसरी कंडीशन इस होल्ड करने पे उसको जो कैश मिलेगा वो दो ही चीजें होंगी, क्या क्या? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अगर ऐसा हुआ ना कि जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ था कि आपको प्रिंसिपल तो वापस मिलेगा ही मिलेगा, 12% इंटरेस्ट भी मिलेगा, लेकिन आप हमारे मुश्किल के साथी हैं तो अपनी सेल में से 2% आपको हिस्सा भी दिया करेंगे। अब हमें क्या क्या मिलना है? प्रिंसिपल वापस मिलना है, इंटरेस्ट भी मिलना है और सेल्स में शेयर भी मिलना है। ये दूसरी कंडीशन फेल हो गई। दूसरी कंडीशन है कि जो कैश मिलना हो वो क्या हो? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बस। इसके लिए आईएएस में तो नाम यूज नहीं हुआ हुआ, लेकिन कुछ किताबों में यूज हुआ हुआ है, उसको एसपीपीआई टेस्ट कहते हैं। एसपीपीआई टेस्ट, सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एसपीपीआई टेस्ट कहते हैं इसको। मैं इस वक्त हूं पेज नंबर 1 पे, पेज नंबर 1 सेट 1 पे हूं, पेज नंबर 1 एमोर्टाइज कॉस्ट। ये सारी अंग्रेजी पढ़ लें डब्बे से ऊपर ऊपर। पेज 1 सेट 1 में तकरीबन मिड ऑनवर्ड्स एमोर्टाइज कॉस्ट की हेडिंग है और उसके नीचे जो 3-4 लाइनें हैं वो पढ़ लें, डब्बा रहने देना। साल से कम नहीं, साल से कम नहीं, क्योंकि 1 साल से कम में तो इंटरेस्ट ही नहीं मिलना। जागे जागे भाई, एमोर्टाइज कॉस्ट की 3-4 लाइनें कहाँ है पढ़ने को? हाँ जी, क्या लिखा हुआ है पहले पॉइंट में? पहले पॉइंट, पहली कंडीशन क्या है? देख के बता दें। इसमें एक लफ्ज याद रखिएगा, बिजनेस मॉडल। ये टेक्निकल वर्ड है, बिजनेस मॉडल का वर्ड जरूर याद रखिएगा। तो अगर इन्वेस्टर का बिजनेस मॉडल की मतलब ये समझ लीजिए कि इरादा, नियत, पॉलिसी कि बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट क्यों की है, उसकी नियत क्या है? होल्ड करना, और होल्ड करके कैश फ्लोज कलेक्ट करना, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कौन से कैश फ्लोज? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज, जो कि सोली प्रिंसिपल और इंटरेस्ट होंगे। अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के अलावा कोई पैसे मिलने हैं तो वो दूसरी कंडीशन नहीं पूरी हो रही। तो ये दोनों है? अरे नहीं, ऐसे जुल्म ना करो यार, एकदम से ही नहीं, खुदा मौत दे दो। फाइनेंशियल एसेट है, इस क्लास में नहीं है। तो एमोर्टाइज कॉस्ट की क्लास में आने के लिए 2 शर्तें, बिजनेस मॉडल हो के होल्ड करना है टू कलेक्ट कैश फ्लोज, और दूसरी कंडीशन कौन से कैश फ्लोज? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। इसको ये जो दूसरी कंडीशन है ना, दूसरी वाली, इसको एसपीपीआई टेस्ट कहते हैं। पहली वाली कंडीशन को बिजनेस मॉडल टेस्ट कहते हैं, वो तो वर्ड चलो लिखा नजर आ रहा है। दूसरी कंडीशन को एसपीपीआई, सोली पेमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, एसपीपीआई टेस्ट कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस पूरी होंगी तो फिर एमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, अब ये जो एमोर्टाइज कॉस्ट क्लास है, इसमें नियत पहली क्या है? टू होल्ड। अब होल्ड में एंड मैच्योरिटी भी हो सकती है और कुछ डिफाइंड साल भी हो सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर कभी हालात खराब हो गए और कोई मसला आ गया तो इन इन्वेस्टमेंट्स को बेचने की बजाय गुर्दा बेच देंगे, क्योंकि बेचना ही नहीं है, मजबूरी हो तो बेच देंगे। इसी तरह जिस कंपनी के डिवेंचर्स हैं उस कंपनी के हालात खराब होने लग गए हैं तो 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है तो नहीं बेचेंगे इन्वेस्टमेंट। नहीं, अगर उस कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं तो बेच देंगे। यानी बेचने का इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन उसके हालात खराब हो जाए या हमारे खराब हो जाए फिर बेच सकते हैं। बेचने से वो इस क्लास से नहीं निकल जाएगा। इसी तरह से अगर कोई
पोर्टफोलियो बना हुआ, पोर्टफोलियो कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स को, कि 25 कंपनीज के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो 25 कंपनीज चुनी ही इस नीयत से थी कि इनसे अच्छा इंटरेस्ट मिलता होता है। उनमें से अगर कोई एक आधी कंपनी फारिग हो गई, उसके डिबेंचर बेच के किसी और कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए, तो भी ये इस डिबेंचर्स की क्लास से नहीं निकल जाएगा। तो बिजनेस मॉडल टेस्ट, नियत होना जरूरी है टू होल्ड मैच्योरिटी, लेकिन मजबूरन पहले बेचना पड़ गया तो बेच सकते हैं, कोई मसला नहीं है। एमोर्टाइज कॉस्ट की दूसरी कंडीशन क्या है? एसपीपीआई टेस्ट। वो क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल होगा और इंटरेस्ट, और कितने और कब ये सब लिखा होगा। ये दूसरा टेस्ट है। दूसरी क्लास फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, इन दोनों क्लासेस की दूसरी कंडीशन सेम है। दूसरी कंडीशन क्या? एसपीपीआई टेस्ट। दूसरी कंडीशन सेम है, क्या? कि कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज ही मिलेंगे और वो डिफाइंड है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, उनकी अमाउंट और डेट सब डिफाइंड है। इन दोनों क्लासेस में दूसरी कंडीशन सेम है। पहली कंडीशन एमोर्टाइज कॉस्ट क्या है? होल्ड करना है टिल मैच्योरिटी, और अगर मजबूरन कभी बेच दिया तो खैर है, लेकिन नियत बस होल्ड करने की है। लेकिन अगर होल्ड करने की नियत भी है और साथ साथ मार्केट में नजर दौड़ाते रहेंगे, जैसे ही अच्छा मौका नजर आए बेच भी देंगे। इसकी मिसाल ऐसे समझिए कि चलो अभी तो खैर आप स्टूडेंट हैं, कल को आप कमाना शुरू करें, अपना घर खरीदें, तो वो जब अपना घर खरीदेंगे रहने के लिए, तो रोज उसका रेट लगवा लगवा के खुश भी हो रहे होंगे, है होगा ऐसा? क्यों नहीं? क्योंकि रहना है, बेचना ही नहीं है। अगर हालात अल्लाह खैर कर खराब हुए तो बेचना पड़ सकता है, लेकिन खरीदने का मकसद उसको रिटेन करना था क़यामत तक, तो ये था होल्ड करना। लेकिन अगर इसलिए घर खरीदा है कि चलो रह तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ रेट लगवा रहे हैं, जैसे ही अच्छा मौका मिला बेचेंगे कहीं और मूव कर जाएंगे, तो अब इस घर को खरीदने की नीयत रहना भी है और अच्छा मौका मिले तो बेचना भी है। अगर ये नियत हो गई पहली कंडीशन, तो वो इससे निकल के इस क्लास में आ जाए। पेज 1 पे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई क्लास, ये भी पढ़ लें, और अगले पेज पे जो दोनों डब्बे हैं ये भी पढ़ लें। तीसरी क्लास है, जस्ट ऊपर ऊपर तक सारा कुछ पढ़ लें। दूसरे पेज पे जो तीसरी क्लास है उससे ऊपर ऊपर सब पढ़ लें, यानी पहली और दूसरी क्लास पढ़ लें, और अगले पेज पे जो दोनों बड़े बड़े डब्बे बने हुए हैं वो भी पढ़ लें, क्लास 3 से जस्ट ऊपर तक। ये वर्स्ट केस और स्ट्रेस केस वही है जो मैं बता रहा था कि अगर मजबूरी बेचना है तो बेच देंगे, उससे वो क्लास से बाहर नहीं निकल जाएगा। हाँ जी सर, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की हालत खराब है, मतलब अगर जो जिसमें इन्वेस्टमेंट की है अगर उसका रेट काफी गिर रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, तो फिर भी अगर बेचना इंस्ट्रूमेंट की हालत खराब हो जाए कैसे? वैल्यू उसकी गिर जाए, लेकिन वो क्यों गिरेगी? डिबेंचर्स की जैसे अगर आप कह रहे हैं यानी जिस कंपनी के डिबेंचर है उनकी हालत पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो डिबेंचर्स की वैल्यू डाउन, हाँ ठीक है, तो भी मजबूरन बेचना तो कोई मसला नहीं, इस क्लास से बाहर नहीं निकलेंगे, फर्स्ट क्लास पे रहेगा। यानी अगर मजबूरी में बेचना पड़ जाए तो ये पहली क्लास, जो पहला कंडीशन है पहली क्लास का, उससे बाहर नहीं हो रहा है। हमारा इरादा होल्ड करने का होना चाहिए। तीसरी क्लास, अच्छा इस तीसरी क्लास के लिए मैं एक मिसाल दिया करता हूं, वही मिसाल आपको भी दे देते हैं।
सीए करने वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका कहीं और नहीं होता। हाँ नहीं, सारे ऐसे नहीं है। अच्छा चलें, कुछ ऐसे भी हैं जो इरादतन आते हैं, तो बस ठीक है। ये दो ही तरह के लोग होते हैं, जो या तो इरादतन आते हैं और इधर उधर मेरिट छोड़ के आते हैं, या फिर कहीं कहीं नहीं रहते तो यहाँ आ जाते हैं, और यहाँ के भी वैसे कहीं कहीं नहीं रहते। लेकिन ये दो तरह के लोग आते हैं, या तो इरादतन या कहीं और नहीं इसलिए सीए में। ये कुछ वैसी सी बात है। इस क्लास में वो इन्वेस्टमेंट्स, वो एसेट्स आएंगे जो ऊपर वाले दोनों में नहीं आ पा रहे थे। जो इन दोनों में क्यों नहीं आ पा रहे थे? वो कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी, वो इस क्लास में आएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में क्राइटेरिया पूरा होता था, लेकिन बस मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं, हमने क्लास नहीं रखनी, हमने ये क्लास रखनी है, तो मैनेजमेंट इरादतन भी ये क्लास चूज कर सकती है। थर्ड क्लास नहीं, तीसरी क्लास तीसरी क्लास उन एसेट्स के लिए है जो या तो पहली दो क्लासेस में फॉल नहीं कर पा रहे थे, या फिर फॉल करते थे लेकिन मैनेजमेंट ने उसको वहां फॉल करने नहीं दिया, इरादतन इस तीसरी क्लास के अंदर शिफ्ट कर दिया। लेकिन मैनेजमेंट की मर्जी नहीं, मैनेजमेंट की मर्जी ना, आईएफआरएस की मर्जी कैसे चलेगी? आईएफआरएस कह रहा है कि आपकी मर्जी है, आप चाहें तो वो इन्वेस्टमेंट जो इन दोनों में से किसी में फॉल कर सकती थी, वो भी आप चाहें तो इस क्लास में ला सकते हैं, लेकिन ये भी शुरू में इरादा करना पड़ेगा, ये भी शुरू में कसम खानी पड़ेगी। और अगर इन दोनों में फॉल ही नहीं कर रहा था, फिर तो आना ही तीसरे में। तो या तो तीसरे में इसलिए आना है क्योंकि इन दोनों में नहीं है, या तो तीसरी क्लास में इसलिए आना है कि इन दोनों में नहीं है, या फिर मैनेजमेंट खुद फैसला कर ले कि नहीं, हमने उस क्लास में नहीं रखना, फिर भी तीसरी क्लास में। ये पेज 2 पे तीसरी क्लास पढ़ लें और जून 22 पे आ जाएं। ये बस एक ऊंची सी बात है। ये बिजनेस की फाइनेंशियल एसेट्स लायबिलिटीज होती है, इन्होंने मैचिंग करनी होती है उनकी हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर लायबिलिटीज को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखना है और एसेट्स को अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे रख लें तो मिस मैच हो जाएगा, तो फिर वो कहते हैं चलो दोनों को फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रख लेते हैं। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चीज है। क्लास 3 पढ़ ली, जून 22 क्वेश्चन नंबर 1, छोटा सा सवाल है, बस ये करके खत्म करते हैं क्लास। जून 22 अटेम्प्ट, अभी रिसेंट वाली बुक में नहीं है, मोबाइल पे होगी। जून 22 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि यानी कि ये चीज़ें हमने 15 से 20 दिन पढ़ी थी गैप में, तो ये चीज़ें हमें आप मतलब सारा वो रिवाइज करेंगे जितना हमने पढ़ के आए हैं। हंसी तो मुझे इस पर नहीं आई, फिक्र न करने नहीं हंसूंगा, लेकिन मुझे सवाल समझ नहीं आया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक आपने जो बातें बताई है ना, ये सारी हम कैप में हमने पहले ही बताए। अच्छा हाँ, अभी आप इसका मतलब अगर आप वो पढ़ाएंगे जो हम कैप में पढ़ के आए हैं, हाँ। तो 2 से 3 लेक्चर तो उसमें लगेंगे। अब कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूँ कि कहते हैं ना कि ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे हम टपाते हैं, हाँ। तो इसे हम इस तरह कर लेते हैं, और जो एडवांस है जो हमने नहीं पढ़ा हुआ तो वहाँ पिछला टॉपिक हमने पढ़ा है, तो वो भी वही था जो हम कैफ में पढ़ के आए। आप कैफ बाहर से पढ़ के आएंगे? अच्छा, पिछला टॉपिक कौन सा कैफ में पढ़ के आए? अच्छा S21, मैंने कहा IFRS 2 शायद। बस यही बात थी, बस खैर है। जून 22 पे आए। जून 22 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी। यार मैंने ना असल में सब लोगों को पढ़ाना है ना, तो सब लोग तो कैफ में भी रिसेंटली नहीं थे, कई तो तब के भी हैं जब मेरी दाढ़ी भी नहीं निकली थी, कुछ शक्लें तब की भी हैं। इसका सॉल्यूशन ये है ना कि आप हमें कहें कि आप नोट्स प्रोवाइड करके आए क्वेश्चन 1 पार्ट सी। जून 2022 अटेम्प्ट, क्वेश्चन 1 पार्ट सी कहा है, पढ़ लें।
ये वाला क्वेश्चन कैफ में तो नहीं किया था आपने? पढ़ ले मैं। हाँ जी, अगर पढ़ लें तो मैं बताऊं। ये जो नो रिसाइकलिंग का वर्ड है ना, इसको खैर है, इसको इग्नोर करें। आजम इज योर फ्रेंड, अच्छा, और उसने कहा है कि प्रेजेंटेशन बनानी है मैंने एक, और उसको इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स की तो क्लासेस पता थी, ये नहीं पता थी। तो वो कह रहा है कि जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया ना इसके लिए, तो इसके लिए मुझे तुम बना दो। हाँ, अब उसने इक्विटी वाला फ्लो चार्ट क्या बनाया हुआ है, ये ना मुख्तलिफ स्टैंडर्ड में भी ना इस तरह के फ्लो चार्ट्स होते हैं, और मतलब समझ आ जाएगा, देखिए इतने कोई बड़ी डीप साइंस नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट है यानी शेयर्स की बात हो रही है, क्योंकि उसने जो बनाया हुआ है वो ये बनाया हुआ है, तो उसमें उसने सवाल ये पूछा कि यानी फ्लो चार्ट ये बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग है। हाँ, तो फिर तो वो ये हो ही नहीं सकता, फिर तो वो ये, तो येस है तो इधर निकल गए, नो है तो आगे की तरफ बढ़ गए। अच्छा, अब जब नो है तो आगे की तरफ अगला सवाल आ गया कि क्या हमने इसकी पैदाइश पे कसम खाई हुई है? अगर यस तो इधर आगे, नो तो इधर आगे। यानी ये जो यहां रूल्स पड़े हैं कि क्लास में कैसे बांटना है, वो इस फ्लो चार्ट की शक्ल में बनाया हुआ है। ये बना दिया है इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, ये जो इधर मैंने बताया, इसका फ्लो चार्ट बना दिया हुआ है। अब आपसे रिक्वायर्ड ये है कि इसका फ्लो चार्ट बनाना। अच्छा, अब इसका फ्लो चार्ट का जो फॉर्मेट है ना, वो जरूरी नहीं है कि आपका फ्लो चार्ट यही बने जो आई कैप के सोल्यूशन में है, आल्दो के बड़ा मुनासिब सा बना हुआ है वो, मैं वहीं से दिखा देता हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसने बिल्कुल वैसा बनाया होगा उसको नंबर मिले होंगे। आप इसका कॉन्सेप्ट समझें, जो पिक्चर बनी हुई है, ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि किसी कॉमन चीज से स्टार्ट किया, क्योंकि जो कॉमन चीज होगी, यस है तो उधर, नो हो तो उधर, तो उसी से स्टार्ट करेंगे। तो कॉमन चीज से स्टार्ट किया कि हेल्प फॉर ट्रेडिंग तो नहीं है तो इधर, नहीं है तो इधर। अच्छा, अब इधर आने से पहले एक और चौक आ गया कि कसम खाई हुई कि नहीं खाई हुई, खाई हुई है तो ठीक है इधर, वरना इधर। इसी तरह का फ्लो चार्ट इनके लिए बनाना है। अब इसमें भी कहीं हमें एक डब्बे से स्टार्ट करना पड़ेगा। किस डब्बे से स्टार्ट करें? अच्छा, किस सवाल से स्टार्ट करें? हाँ जी, क्या बिजनेस मॉडल है होल्ड करने का? यस, तो वो इधर जा रहा है, लेकिन अभी फौरन नहीं जा पाएगा क्योंकि दूसरी कंडीशन भी है, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो वाली कंडीशन भी है। तो फिर ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दस्त हो जाएगा। दूसरे से पहले शुरू कर लेते हैं। यानी वैसे अगर आप पहली कंडीशन से शुरू कर लेंगे, बिजनेस मॉडल है, उससे भी अल्टीमेटली रास्ता नक्शा बना लेंगे, लेकिन ज्यादा बेहतर नक्शा बना हुआ है जो आईकैप के सोल्यूशन में। मैं आपको यही समझा देता हूं जो आईकैप के सोल्यूशन में बना हुआ है, लेकिन आई बिलीव कि अगर कोई इसके अलावा कोई नक्शा बनाता तो उसको भी नंबर मिलते, एज लॉन्ग एज वो नक्शा सेंस बता रहा होता। तो आप इस फ्लो चार्ट की सेंस समझ गए ना कि यस है तो उधर, नो है तो उधर, अल्टीमेटली पूरा नक्शा बना हुआ है। तो इसका नक्शा बनाना था, कितना नंबर? 5। इसका नक्शा बनाना था। अब सॉल्यूशन से दिखाता हूं, लेकिन पहले ज़बानी बताता हूं आपको। पहले सवाल से स्टार्ट किया कि क्या एसपीपीआई टेस्ट लग रहा है। अगर एसपीपीआई टेस्ट नहीं लग रहा तो सीधा यहां चले गए। देखें, इन दोनों में एसपीपीआई तो कॉमन है ना, तो पहले सवाल से शुरू किया कि एसपीपीआई टेस्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा। यस, तो इन दोनों में से किसी में आने का रास्ता आ जाएगा। नो, तो सीधा यहां चला गया। अच्छा, अब यस पे आगे एक और सवाल आया कि बिजनेस मॉडल होल्ड का है या होल्ड एंड सेल का है। अगर होल्ड का है बस तो मोटर्स कॉस्ट पे चला गया, अगर होल्ड एंड सेल का है तो ओसीआई में आ गया। लेकिन इनमें आने से पहले बीच में एक और सवाल आया कि कसम तो नहीं खाई हुई तीसरे में जाने में। अगर कसम खाई हुई है तो तीसरे में चला गया, और अगर कसम नहीं खाई हुई तो फिर इन दोनों में। सोल्यूशन देखें, क्या सोल्यूशन दिया हुआ मैंने यार, क्या देखें सोल्यूशन तो देखें ना जरा। पहले एसपीपीआई टेस्ट पूछा, उससे आगे रास्ता या तो इधर को जाएगा, नो है तो, यस है तो इधर को जा सकता है, लेकिन रास्ते में एक और सवाल पड़ेगा। वो एक और सवाल है बिजनेस मॉडल का। बिजनेस मॉडल होल्ड करने का है तो रास्ता इधर को निकल जाएगा, होल्ड एंड सेल का है तो रास्ता इधर को निकल जाएगा। लेकिन इन दोनों में पहुंचने से पहले फिर बीच में एक सवाल आएगा कि पैदाइश पे कसम तो नहीं खाई हुई। अगर नहीं खाई हुई तो ये दोनों रास्ते इधर को चले जाएंगे, लेकिन अगर कसम खाई हुई तो इधर को आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन देख लें, फ्लो चार्ट।
लेकिन अगर को किसी और तरह से नक्शा किसी ने बनाया होता, क्योंकि उस वक्त तो जो जैसे समझ आ रही होगी वो नक्शा बनाना है, एज लॉन्ग एज इट मेक सेंस, नंबर 5 मिलेंगे। सोल्यूशन देख लें इसका। क्वेश्चन बिजनेस मॉडल बनाया अपना इनके साथ ये वैसे मैंने पेरेंट्स को बीएड में पढ़ा तो नहीं क्या दोस्तों क्वेश्चन बनाया हुआ ना क्वेश्चन जो उसने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट वाला बनाया हुआ। हाँ उसका हमारे यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ऐसे ही है। ये जो सवाल में है, सबसे पहला सवाल है कि इन्वेस्टमेंट हेल्प और ट्रेडिंग है, यस, तो सीधा यस करके यहाँ आ गया। ऐसा कैसे नहीं पढ़ा? कि वो हैंड फॉर है कि नहीं? अभी तो बताया था यार। इस क्लास में आने के लिए क्या शर्तें हैं? दो बातें थी, हेल्प फॉर ट्रेडिंग ना हो और पैदाइश पे कसम खाई हो, ये दोनों बातें थी। हाँ जी, सॉल्यूशन डन। चलें, इसकी मेजरमेंट कल कराऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर होने के नाते या उस्ताद होने के नाते, पेरेंट्स होने के नाते कुछ चीज़ों पे सख्ती करनी पड़ती है। जैसे वालिदैन को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जगह पर सख्ती करनी पड़ेगी औलाद पे, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होगा। लेकिन सख्ती, उसको चौक में बिठा के जलील करना और डंडे मार मार के हड्डियां तोड़ देना, जैसे नहीं, कुछ बाप होते भी हैं ऐसे, होते हैं इस तरह, ये नहीं। लेकिन एक हद में रहते हुए, ये हद क्या होगी, ये माहौल हालात फैसला करेंगे। अच्छा, वालिदैन को सख्ती करनी पड़ सकती है। इसी तरह से पुलिस है, फौज है, तो इनको डिसिप्लिन कायम करने के लिए, पीस मेंटेन करने के लिए प्यार मोहब्बत से तो मुजरिमों को समझा के नहीं छोड़ सकते ना, यार देखो बुरी बातें नहीं किया करो ऐसे, तो ये कह के तो नहीं छोड़ सकते ना, सख्ती करनी पड़ेगी, जेल में बंद करना पड़ेगा, सजा देनी पड़ेगी, है। अच्छा, इसी तरह से अगर एक इदारा है, आप जिस इदारे में काम करते हैं, उस रूल्स को फॉलो कराने के लिए कहीं ना कहीं सख्ती होगी। हो सकता है कि टाइम पे ना आए, या खुली जुत्ती पहन के चले गए तो फाइन कर दिया, या वहीं ऑफिस से बाहर भेज दिया, या किसी जगह बैठना मना है तो वहाँ से उठाने पे सख्ती की, या अगर न्यूज़पेपर रीडिंग का कोई टाइम दिया हुआ है, उस टाइम के अलावा बैठ के वहाँ लोग गप्पे मार रहे हैं तो उठा दिया वहाँ से। ये चीज़ें उस वक्त तो लोगों को बुरी लग रही हैं यार, क्या फजूल की सख्तियाँ हैं, लेकिन वो सख्तियाँ ज़रूरी होंगी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। तो एक तो है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, या उस्ताद या पेरेंट्स, इनको सख्तियाँ करनी पड़ सकती हैं। एक ये सख्ती है, ये एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। एक अमूमी मिजाज में सख्ती होती है, जैसे ऐसी बस ओके बोलना, बिला वजह गुस्सा करना, और आर्टिकल्स में जूनियर्स के साथ बिला वजह सख्त रवैया रखना, वाकई बिला वजह। और आप यकीन करके इसको तजुर्बा कभी करके देख लीजिएगा, पहले अपने सीनियर के हिसाब से सोच लीजिएगा कि आप उन सीनियर्स की दिल से इज्जत करते होंगे जिन्होंने आप पे बिला वजह सख्ती करने की बजाय इज्जत प्यार के साथ बात की होगी और सिखाया भी होगा, उनकी आप दिल से इज्जत करते होंगे और आप उनकी बातें भी मान लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटेटिव होने के लिए कड़वी ज़बानी होनी है, ज़रूरी नहीं होता। आप अपने काम से अपने आप को सीनियर बनवाएं, आपके लोग बात मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे। तो बिला वजह की सख्ती, एक अफसर की जूनियर्स के साथ बिला वजह की सख्ती, या आप चूंकि जवान हैं, लंबे चौड़े ताकत है आपके अंदर, इस वजह से बिला वजह सख्ती, या आप एक गाड़ी में बैठे में और रिक्शे वाला जो है वो माड़ा बंदा है, उस पर सख्ती, ये तबीयत की सख्ती है। या किसी दूसरे से वो गलती होगी, जैसे ट्रैफिक जब फंसा होता है ना, रश, खासतौर पर रमज़ान के शुरू के दिनों में, पहले रोज़े में खासतौर पर
जब इफ्तारी के करीब, बल्कि इफ्तारी के करीब भी क्या 3 बजे छुट्टी हो गई होती है, फिर भी सड़कों पर अजीब रश होता है, और ज़रा सी गाड़ी कहीं इधर उधर निकल जाएगी, रक्षा इधर से साइड करा देगा तो निकल के बाद लड़ाई भी शुरू हो जाएगी, गुस्सा चीखना शुरू हो जाएंगे, गालियाँ शुरू हो जाएंगी। ये सख्त मिजाजी है, और लगता यह है इंसान को कि अपना हक जो है ना वो सख्ती से लेना पड़ेगा। हम जो एक्शन लेते हैं उस एक्शन का रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होता है। हम जो मर्जी एक्शन ले लें, अल्टीमेटली जो हमें उससे चाहिए वो मिलना अल्लाह की तरफ से है। हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। एक मिसाल मुझे याद आ गई, जब मैं हदीस पढ़ा था मुझे एक मिसाल याद आ गई। अभी हज से वापसी पे ना एक पीछे सीट पे एक साहब बैठे हुए थे, तो वो पूरी जो सफ़र में वो काफ़ी सख्त ही थे, सामान रखने के मामले में लोगों से लड़ रहे थे। ऊपर सीट के ऊपर ना सामान रखने की जगह बनी होती है, तो हैंड कैरी मोस्टली वहाँ लोग रखते हैं, तो वहाँ पर उनको सामान पड़ा था, कोई और रखना चाह रहा था, लेकिन वो सख्ती से बात कर रहे थे। फिर जब जहाज़ अभी लैंड करना था, किया भी नहीं था, वो सीट से खड़े होकर उनको फिर समझाया, वहाँ फिर बिठाया, फिर अभी जहाज़ लैंड किया, अभी रुका भी नहीं, फिर खड़े हो गए। यानी एक रोला डाला हुआ था उन्होंने, और फ़ोन कर दिया था, भाई मैं आ गया हूँ, देखो मैं पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट पे। सबसे जैसी जहाज़ रुका और वो सबसे पहले खड़े हो गए, पहुँच के दरवाजे तक कि मैंने उतरना है। अब इस सारी सख्त मिजाजी का बज़ाहिर ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा था? क्या लगता है? जल्दी वहाँ पहुँचें, जल्दी सबसे आगे निकलें, सामान लें, फिर जल्दी जल्दी घर जाएँ। हम मतलब मेरे बेगम हम सुकून से बैठे रहे, हमें कोई जल्दी नहीं थी, इतने रश में लाइन में लगने का फ़ायदा क्या, हम सुकून से बैठे रहे। उनके बहुत देर बाद हम कहीं निकले, लेकिन जब वहाँ सामान लेने पहुँचे तो वो वहीं थे, और मेरा ख्याल है कि मेरा सामान उनसे पहले आ गया। अब उसमें ये मिसाल देने का मकसद, एक रिलेट मैं ये कर रहा हूँ कि हम कुछ रवैयों में सख्ती ले आते हैं कि शायद जी साढ़ा हक इत्थे रख और हम अपना हक निकलवा लेंगे, लेकिन उस सख्ती से जो मिल रहा होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन उसके मुकाबले पे जो नरम रवैया अख्तियार कर रहा होता है उसको अल्लाह ज़्यादा बेहतर दे देते हैं। मुस्लिम 6601 सईद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो कुछ अता फरमाता है जो सख्ती पर नहीं देता, ना उसके अलावा किसी चीज़ पर अता फरमाता है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में एडमिनिस्ट्रेटर होने की वजह से सख्ती वो और रीज़न है, वो डिसिप्लिन कायम रखना वो और रीज़न है। वालिदैन, असातिज़ा ये डिफरेंट है, इन्होंने ट्रेनिंग के हिसाब से सोचना होगा। लेकिन उसके अलावा आपकी ताकत, आपकी जवानी, आपके रिसोर्सेज का ज़्यादा होना, इस वजह से किसी के ऊपर सख्त रवैया करना, इससे रिजल्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि खैर अल्लाह ने देनी है, लेकिन गुनाह ज़रूर कमाने होंगे। तो इसलिए नरम रवैया रखना चाहिए। आप लोग अभी आर्टिकल्स में भी इस चीज़ को कोशिश करें फॉलो करने की, क्योंकि आपके जो आर्टिकल्स की ट्रेनिंग होती है ना, ये आपके आगे पूरे कैरियर की भी एक लाइन सेट कर देती है। क्योंकि यहाँ पर आप जैसे सीनियर होते हैं, यहाँ पर जैसे जूनियर होते हैं, यहाँ पर जैसे काम करने वाले होते हैं, आगे भी वैसे ही चल रहे होते हैं। आप अगर सारे आर्टिकल में गोलियाँ कराई होती हैं तो आगे जाके भी कुछ ऐसा सही मिजाज बन जाता होता है। तो इसलिए सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, मतलब नर्म रवैया रखने की कोशिश, हम सब नर्म रवैया रखने की कोशिश करें, क्योंकि अल्लाह नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद करता है, और नरमी पे वो अता करता है जो सख्ती पे अता नहीं करता है। तो इसलिए आप अपने ऑफिस एनवायरनमेंट के अंदर, कॉलेज में एंटर होते हुए गार्ड के साथ, किसी शॉप पे जाते हुए शॉपकीपर के साथ नरम मिजाज से बात करना, और बिला वजह की सख्ती जो है ना वो इखलाक की एक नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है बात। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।